नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1447 नए मामले दर्ज किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1447 मामले गुरुग्राम में कोरोना के सामने आए। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय। लगातार कोरोना के मामलों में यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, यानी कि करीब 1500 मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट एक तरीके से कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि लगातार यहाँ पर मामलों में इजाफा हो रहा है। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से कल भी यहाँ पर 1000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और 35 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा मामलों का सामने आना बड़ी चिंता का विषय। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिले में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ मामले गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं। अगर हम इस सीजन की बात करें यानी 2022 की अगर हम बात करें, हालांकि साल की शुरुआत जरूर हुई है मगर साल की शुरुआत कोरोना के मामले में बहुत बुरी रही है। पहले गुरुग्राम में जहां मामले पहले 72, फिर 98, फिर 200, 298 और ऐसे में अब उसके बाद 600 के आसपास मामले आए। और अब जिस तरीके से आज 1400 के आसपास जो मामले आए हैं, कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है खराब होती गुरुग्राम में नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो माना जा रहा है लोगों की लापरवाही। लोग जो है कहीं ना कहीं जो मास्क लगाना है उसको भूल चुके हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, जिसके चलते जो है कोरोना संक्रमण जो है लोगों को हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो कोरोना संक्रमण फैलने का वो यही ढीला ढाला रवैया जो चाहे प्रशासन का हो चाहे लोगों का हो, ये माना जा रहा है। जी बिल्कुल मोहित, जो आप बता रहे हैं 1400 से ज्यादा मामले आज सामने आए। कल भी 1000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें 35 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई थी। आज कोई जानकारी इस बारे में दी गई है कि जो ये 1400 से ज्यादा मामले सामने आए इसमें ओमिक्रॉन के कितने मामले? तो बताना चाहूंगा ओमिक्रॉन को लेकर के कोई ज्यादा खास जानकारी जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी नहीं दी है, मगर हाँ ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ये जरूर बता रहा है कि जो ओमिक्रॉन अगर मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के जो मामले हैं उनमें भी इजाफा आज के दिन रहेगा। और जिस तरीके से लगातार मामले गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर। और मैं बता दूं कि चाहे व्यापारी हो चाहे खरीदार हो, गुरुग्राम में अनेकों तस्वीरें ऐसी लगातार सामने आती रहती है जहां पर ना तो व्यापारी मास्क लगाते हैं ना खरीदार लगाते हैं। और सारा ठीक रहा, हम आम जनता की ओर भी नहीं फोड़ सकते। ऐसे में उन जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ भी सवाल उठता है जो कि ये कहते नजर आते हैं कि कोरोना की किसी लहर को फैलने नहीं दिया जाएगा, बढ़ने नहीं दिया जाएगा, मगर हर रोज जो है पोल खुल रही है। कल मामले बहुत ज्यादा गुरुग्राम में दर्ज किए गए थे, आज 1400 के पार आंकड़ा जा पहुंचा है। तो कयास लगाया जा रहा है कि कल कहीं 2,500 से 3,000 मामले जो गुरुग्राम में ना आ जाए। तो ऐसे में जो वादे किए गए, जो दावे किए गए थे, जिस शक्ति की बात की जा रही थी, वो सारे वादे वो सारे दावे कहां गए? तो कहीं ना कहीं पोल जो है अधिकारी खुलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल मोहित, यहाँ पर ये देखने वाली बात है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है, या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि बार बार हम इस बात को कहते हैं कि साइबर सिटी गुरुग्राम जो जिला है वो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। और दिल्ली में किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं हम सब देख रहे हैं। वहां पर 10,000 से ज्यादा मामले कल सामने आए 24 घंटे के भीतर। मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा ये आंकड़ा नहीं, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में क्या यह ना माना जाए कि दिल्ली के नजदीक होने के चलते भी यहां पर मामलों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है और ये एक दूसरे से ही फैलता है। यह भी एक बड़ी वजह है कि गुरुग्राम में मामले सबसे ज्यादा हैं हरियाणा में अगर देखा जाए जिले में, और मामलों में इजाफा भी यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पालम विहार का इलाका है। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा दिखाएं एक बार, इस तरफ जो आप सड़क देख रहे हैं ये सीधा दिल्ली को कनेक्ट करते हो। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद दिल्ली का बिजवासन गांव शुरू हो जाता है। और इस रोड के मध्य में बीचों बीच खड़ा हूं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली कितनी दूर है। और वहां 10,000 मामले हैं और यहाँ 1400 के आसपास जो मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन है इन रास्तों से गुरुग्राम में आना जाना लगा रहता है, चाहे वो पालम विहार के रास्ते होना हो
या फिर हाईवे के रास्ते। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नौकरी पेशा करने के लिए गुरुग्राम आते हैं, क्योंकि तमाम जो एमएनसीज, चाहे इलाज के नाम पर, साइबर हब के नाम पर, और हर तरीके की जो फैसिलिटी गुरुग्राम में अवेलेबल है। तो ऐसे में जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, वहां के जो लोग हैं गुरुग्राम में व्यापार के लिए आते हैं, कामकाज के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से जो बीमारी है वो भी साथ में आती है। तो कहीं ना कहीं जो मामले में इजाफा हो रहा है, इसको बिल्कुल माना जा सकता है। इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि दिल्ली से कनेक्टिविटी, दिल्ली से पास होने की वजह से भी ये मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम से भी जो है बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि लाखों की संख्या में लोग जो है गुरुग्राम की एमएनसीज में काम करते हैं, उनके ऑफिस में काम करते हैं। और ऐसे में जब तक ऑफिसों को बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि जो दूसरी लहर थी, दूसरी लहर के अंदर ऑफिसों को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद जो है बॉर्डर को भी सील कर दिया गया था, और मामलों में जो है कमी आई और कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो है दूसरी लहर पर काबू पाया जा सका। तो ऐसे में जो तीसरी लहर का माना जा रहा है कि शुरुआत हो गई है, तो कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हो सकता है कि प्रदेश सरकार बहुत जल्द जो सीमाएं हैं, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की जो सीमाएं हैं, उनको भी बंद कर दे, और ये जो आवागमन है लोगों का, इसको भी बंद कर सकते हैं, और एमएनसीज को भी। जी बिल्कुल। मोहित, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, उसमें ये कहा गया कि पहले 5 बजे तक बाजार बंद करने का फैसला लिया गया था, कि जो बाजार हैं, जो मार्केट है, जो मॉल्स हैं या बाकी जो दुकानें हैं, उनको शाम 5 बजे बंद कर दिया जाए। इसका विरोध हुआ, उसके बाद अब फैसला लिया गया कि शाम 6 बजे तक ये सभी खुले रह सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाएं, क्योंकि अब 7 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि भाई शाम 6 बजे के बाद बाजारों को पूरी तरह से बंद कराया जाएगा, नियमों का पालन कराया जाएगा, तो क्या वो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है ग्राउंड पर आपको, या फिर नहीं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कोरोना ऐसी बीमारी है जो शाम के 5 बजे के बाद आती है या फिर 6 बजे के बाद आती है? कोरोना ऐसी बीमारी 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। पहली बात तो ये फैसला लेना कि बाजारों को 5 बजे के बाद बंद करना या 6 बजे के बाद बंद करना, ये कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इस बात को लेकर के बीता 1 साल गवाह है कि जिस तरीके से पहले दुकानों को 3 बजे तक बंद किया गया, 5 बजे तक बंद किया गया, 6 बजे तक बंद किया गया, उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ जा रही है। और अगर सरकार को इस बात का मालूम है कि लॉकडाउन करना जरूरी हो सकता है, तो क्यों अब ढील दी जा रही है? अगर फैल जाएगा कोरोना पूरे तरीके से, तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या? तो अगर कोई सख्त कदम उठाना है तो सरकार को अभी उठाना चाहिए। 5 बजे की अवधि, 6 बजे की अवधि से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो लोग हैं जो नियमों का पालन करेंगे, या तो संपूर्ण लॉकडाउन में करते हैं या फिर अपने किसी लोगों की जान गंवा करके करते हैं। तो पिछली दूसरी लहर के अंदर लोगों ने अपने परिजनों की खूब जान गंवाई है, तो कहीं ना कहीं तीसरी बार अब ऐसा ना हो, तो सरकार को कम से कम कोई कड़े कदम अब उठाने चाहिए, और इन 11 जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति को एक बार फिर से लाना चाहिए, जिससे कि लोगों की जान बच सके। क्योंकि व्यापार तो बाद में हो जाएगा, मगर परिवार बाद में पूरा नहीं होगा। जी बिल्कुल मोहित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कैलाश मानसरोवर पर बयान देने के बाद से भारत तिब्बत सहयोग मंच में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां भारत से सड़क के रास्ते होते हुए मानसरोवर दर्शन को लेकर दिए गए बयान का लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं इस पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मोहित कुमार ने, और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सड़क के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को दिए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद अब गुरुग्राम में भी जो है खुशी की लहर है। और ऐसे में भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल हमारे साथ हैं कि आखिर किस तरीके से इस सपने को साकार होते हुए अब जो देखते हैं, कितनी खुशी इनको है इस चीज को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से देश के जो लोग थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चाइना से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाते थे, जिसको लेकर के बहुत सी कंडीशनें थी, बहुत परमिशन लेनी पड़ती थी और काफी खर्च जो है लोगों का आता था। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरीके से कहा है कि उत्तराखंड के खटीमा से होते हुए एक सड़क सीधी कैलाश मानसरोवर जाएगी और लोग डायरेक्ट दर्शन कर सकेंगे, तो ऐसे में इस बात को लेकर के हम खास बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल के साथ है। अमित जी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, इस घोषणा को देखते हैं? नहीं, बहुत ही खुशी का माहौल हिंदू वर्ग के उन सभी लोगों में, हिंदुस्तान के सभी उन नागरिकों में है। हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, परिवहन मंत्री और सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, और भारत तिब्बत सहयोग मंच के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी का हम उनका धन्यवाद करते हैं। 20-25 साल से जो मुहिम चल रही थी, उसका अब धरातल पर उतरने का एक मौका आया है, और वो महादेवों का
स्थान, देवों का देव महादेव जो कैलाश मानसरोवर है, उस पे हम बाई रोड जा सकेंगे। उस परिकल्पना को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं, जो कि कल ही आदरणीय गडकरी जी ने घोषणा की है कि अगले 1 साल में हम बाई रोड परिवार के साथ उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। बहुत ही एक खुशी का एक आलम और बहुत ही एक खुशी का एक हिंदू जो सम्राट हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक कदम उठाया है। क्योंकि वो कब से आप इस चीज से जुड़े हुए थे? कितने समय से ये सपना जो है देखा गया था कि कैलाश मानसरोवर मुक्त हो और भारत के जो लोग हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कंडीशन के वहाँ यात्रा कर सके, दर्शन कर सके? ये 20-25 साल से मुहिम आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं पंकज गोयल जी, प्रमोद जी, उन सभी के नेतृत्व में ये चल रही थी। उसमें गिलहरी के रूप में, एक समुद्र में बूंद के रूप में मुझे भी कार्य करने का मौका मिल रहा है और ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी इस मुहिम से जुड़ सका। उस भगवान शिव के चरणों में मेरी भी हाजिरी लग रही है। तो बहुत बड़ी एक मुहिम जो कि आज 20-25 साल के बाद धरातल पर उतरने जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो एक हिंदू सम्राट और उनके अंदर जो संस्कार हैं, उसी की वजह से ये धरातल पे उतरने जा रही है। वरना हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये चीज़ भी धरातल पे उतरेगी। चाहे वो चारों धाम की सड़कों से मिलाने वाली यात्रा हो, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, कोई उम्मीद ऐसी नहीं लगती थी। लेकिन अब उम्मीद लगती है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर हमारा कैलाश मानसरोवर पे सभी के साथ जाना होगा और भगवान शिव के दर्शन करने का हमें वो सुंदर अवसर मिलेगा। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल जी। उन्होंने साफ तौर पर जो है समर्थन किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 साल के अंदर एक ऐसी सड़क बना देंगे जिस सड़क के रास्ते भारत के जो लोग हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और किसी प्रकार की कोई रोक टोक उनको नहीं होगी और कोई ज़्यादा खर्च उनका नहीं आएगा। तो अब देखना होगा कि कब वो कार, कब वो परिवार उस कैलाश मानसरोवर के उस द्वार तक पहुंच पाएंगे जिसका सपना काफी लंबे समय से भारत के लोग देख रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर डॉक्टर सुशील कटारिया का बयान भी आया। डॉक्टर सुशील कटारिया ने कहा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन का बढ़ता संक्रमण तीसरी लहर की निशानी है। आने वाले समय जो है वो और ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। साथ ही डॉक्टर सुशील कटारिया ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप जरा सुनिए। जहां देश में कोरोना की लहर को लेकर लोगों में डर बना हुआ है और प्रशासन लगातार लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है, वहीं फरीदाबाद पुलिस ने राखी सावंत का मीम शेयर किया है, जिसमें राखी सावंत लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करती नजर आ रही हैं। दरअसल अभिनेत्री राखी सावंत इस वीडियो में एंटरटेनमेंट के अंदाज में लोगों को जागरूक करती नजर आ रही हैं और फरीदाबाद पुलिस ने भी राखी के इस वीडियो के जरिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। मस्त लगा, मस्त लगा। तेरा चाचा है, मामा है, काका है, पड़ोसी है जो तुझे नहीं होगा, मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। Hey, everybody in the house, put your hands up, roll it around your face and pull up. चाचा हो या बेटा हो, तू मस्त लगा। तेरा बाप कोई नेता हो, तू मस्त लगा। अब सारे मिलके मेरे साथ बनो, कोरोना बाहर निकल जाएगा। मस्त लगा, मस्त लगा। फरीदाबाद में नियम 134A के तहत बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बच्चे और अभिभावक सेक्टर 12 लोक सचिवालय में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां अभिभावकों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हो गई। इस दौरान अभिभावकों का कहना है कि 134A के तहत बच्चों ने परीक्षा भी पूरा कर ली है, लेकिन जिस स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिलना है, जिसमें उसका नंबर आया है, वहां बच्चों के एडमिशन के लिए आनाकानी की जा रही है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कई बार बीईओ कार्यालय को तो कभी डीसी के दफ्तर, निजी स्कूलों के चक्कर हम लगातार लगा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभिभावकों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुझे डीपे सेक्टर 19 अलॉट किया गया था और उसमें मेरा अब तक एडमिशन नहीं हुआ है। हम डीओ बीओ सब डीसी ऑफिस सबके चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई आता नहीं है।
और हमें कुछ भी पता नहीं जा रहा है। डीओ ऑफिस से भगाकर हमें स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल वाले हमें डीओ ऑफिस भेज देते हैं। डीओ वाले कहते हैं कि हमने मैसेज दे दिया है उनको, और स्कूल वाले कहते हैं हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। मेरा नाम सक्षम है। हमारा एडमिशन नहीं हो रहा और हम इसलिए आए और हम भागे जा रहे कब से। वो डीसी अंकल एडमिशन नहीं दे रहे हमारा। या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। संसद का बेटा या मजदूर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। संसद का बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनीपत कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर प्रोटेस्ट किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतले दहन किए। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला रोकना कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। देखिए, ये जो पंजाब के अंदर आज सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरह से जो कांग्रेस की ये जो पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी की जब सरकार होती है उसका मुखिया होता है, उसका जो नेतृत्व है उनके अध्यक्ष और करते हैं। इतने बड़े कांड के बाद भी जब सोनिया राहुल ने मुंह नहीं खोला, उसकी निंदा नहीं करी, तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी का चन्नी को पूरा समर्थन है, और इसलिए उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल, सोनिया गांधी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। आगामी चुनावों में अवैध रूप से की जा रही शराब की सप्लाई को रोकने के लिए पलवल पुलिस सतर्क हो गई है, जिसके तहत होडल सीआईए पुलिस ने रात को हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर नाकेबंदी कर शराब से भरी गाड़ी को काबू किया। पुलिस ने कार से 35 पेटी देसी शराब को बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कल माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारी टीम करमन बॉर्डर पे नाका लगा कर नाकाबंदी कर रही थी। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग दिल्ली नंबर की गाड़ी है उसमें अवैध शराब भर के यूपी लेके जा रहे हैं। इसी तहत हमारी टीम ने उस गाड़ी को रुकवा कर चेक किया है तो उसके अंदर से 35 पेटी शराब बरामद की है और 2 लोग हैं, सुनील और रविंदर, दोनों गुलावत के रहने वाले हसनपुर थाना जिला पलवल के। 2 लोगों को काबू किया गया। पलवल में इंसानियत और रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, मां बेटी को मुंह बंद करने की धमकी दी, लेकिन पीड़ित मां ने पीड़िता लड़की के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की माने तो उसके पिता ने 4 जनवरी को उसे हवस का शिकार बनाया। थाना प्रभारी रजमा देवी ने बताया है कि मां और बेटी दोनों का मेडिकल करा दिया गया है और अदालत में बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। साथ ही बताया कि आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए रेड मारी थी, लेकिन वो मिला नहीं और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रजमा देवी ने बताया कि पिछले साल 4 जनवरी को भी इस व्यक्ति के खिलाफ इसी बेटी ने रेप और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जो अभी अदालत में चल रहा है। हालांकि रिश्तेदारों का दबाव बनने पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने बयान पलट लिए थे, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। नाबालिग पीड़ित लड़की और उसके नाना ने पिछले साल की घटना को बताते हुए दोबारा फिर से दुष्कर्म करने पर अब आरोपी को फांसी देने की मांग की है। पलवल में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 4 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई थी। वहीं डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि 5 दिसंबर की सुबह नेशनल हाईवे पर आलापुर फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर 35 वर्षीय रामगोपाल का शव मिला था, जिस मामले में मृतक रामगोपाल के साले और गांव पेलक निवासी ओम प्रकाश ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
4 दिसंबर और 5 दिसंबर की नाइट को सुबह 5 दिसंबर को सुबह एक डेड बॉडी आलापुर फ्लाईओवर के नीचे मिली थी, जिसको सूचना पाकर के नहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम से। तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई, बॉडी को देखा तो देखने से प्रतीत हो रहा कि भाई ये मर्डर है, जिस पर ओम प्रकाश, जिसकी पहचान गोपाल के नाम से हुई। फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीए की प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या कर आरोपी ने खुद इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को दी। दरअसल मृतका की मौसी ने बताया कि आरोपी ने उसकी नानी को फोन कर इसके बारे में जानकारी दी थी कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। मृतका की मौसी की माने तो 31 दिसंबर को उसकी भतीजी सेक्टर 18 से गांव भूपानी अपनी नानी के घर के लिए निकली थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस कुछ सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही। और कहां से रिकवर हुई है सर? ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है, और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। जल्द ही इस केस को कोई जानकारी की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ है किसी तरीके? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सारी चीजें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग बी क्लियर। पलवल में होडल उमराला सड़क मार्ग पर स्थित ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी में आग लग गई, जिसमें आपको बता दें कि 2.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये कंपनी खेत की खरपतवार की दवाई बनाती है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे पलवल की, जहां जिले में बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने बताया है कि हल्की बारिश रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। वहीं कृषि उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आया। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में ब्लॉक होडल में 7 mm, हथीन में 6 mm, पलवल में 3 mm और हसनपुर में 3 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम बदलाव के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की संभावना भी अभी भी बनी हुई है। और चलिए बात करेंगे सोनीपत जिले की, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोरोना के मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। शहर में 130 मामले और नए सामने आए हैं और 40 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस भी लौटे। जिला उपायुक्त ने अब लोगों से अपील की है कि लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सोनीपत से, जहां जिले में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और कोरोना का कहर यहां भी देखने को मिल रहा है। शहर में 130 नए मामले कोरोना के अब सामने आए, 40 लोग ठीक होकर अपने घर वापस भी लौटे। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि लोग वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कोरोना का कहर सोनीपत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सोनीपत उन जिलों में शामिल है जो रेड जोन में शामिल किए गए। अब कुल मिलाकर के 11 ऐसे जिले हैं प्रदेश के जिनको रेड जोन में शामिल किया गया है और उसी में से एक जिला है सोनीपत, जहां पर तमाम तरह की पाबंदियां भी स्थानीय प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगाई गई हैं। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए हवन किया गया। इस दौरान गुरुग्राम के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हवन में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 सड़क रोके जाने के बाद हुए संकट को देखते हुए यह हवन किया गया।
देखिए, कल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो दुर्व्यवहार पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया, उससे को देखते हुए उनकी जान को कितने जोखिम में पंजाब की सरकार ने डाला, उसी को देखते हुए आज गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम जन, महिलाएं, बहनें, माताएं हमारी ने कितनी बड़ी संख्या में आप भी देख रहे होंगे, उनकी लंबी आयु और दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ महामृत्युंजय का जाप आज कराया गया है। गुरुग्राम माता शीतला के प्रांगण में ये हवन हुआ है। तो भगवान से और माता से मांग की है कि प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना के साथ ही हवन यज्ञ किया गया। ये हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हवन कराया, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। जो उनके साथ पंजाब में कल वारदात हुई है, जो उस तरीके का काम हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जहां से वो हमारे लिए बाल बाल बचकर आए हैं, भगवान ने उन्हें हमारी रक्षा के लिए वापस भेजा है, तो हमने उनकी रक्षा के लिए एक छोटा निमित्त मात्र हवन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।